दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं कुमाऊवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त जितेन रैकवाल। दोस्तों आज स्नो लेपर्ड दिवस है, यानी कि हिम तेंदुआ दिवस। हिम तेंदुआ संरक्षण के बारे में इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत के लिए आज अपर्णा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। तो अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुमाऊवाणी रेडियो में आपका। धन्यवाद। आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं, तो वो भी जान पाएंगे कि अपर्णा जी क्या करती हैं। मैं अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पोषित एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग सिक्योर हिमालय कहते हैं जी। तो वो मुख्यतः 4 राज्यों में कार्यरत है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लेह, जब से यूनियन टेरिटरी हुआ था। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, तो इन 4 राज्यों में ये कार्यरत है। तो उसमें मैं उत्तराखंड राज्य में राज्य परियोजना अधिकारी के पद पे वर्तमान में तैनात हूँ और मैं इस परियोजना से 2018 में जुड़ी थी और तब से मैं इस पे कार्य कर रही हूँ। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसको हम कहते हैं कि सिक्योर हिमालय, तो हिमालय को हमें इसमें संरक्षित करना है। और हिमालय को संरक्षित करने के लिए जो उसकी कहते हैं ना कि इकोसिस्टम की अगर हेल्थ को अगर असेस करना है, तो उसकी जो की स्टोन स्पीशीज होती है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को एनालिसिस करते हैं तो उसमें वन्य जीव, जंतु और वनस्पति दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं जी। तो इसी संदर्भ में अपर्णा जी हम आज, क्योंकि हिम तेंदुए के संरक्षण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं हिम तेंदुए को अभी और क्या दिक्कतें उसके साथ हैं? अगर मैं देखूं तो हिम तेंदुआ दिवस को मनाने की या इसको एक स्पेशल डे डिक्लेयर करने की जरूरत सन 2014 में हुई। 2013 में एक G-SLAP कंट्रीज, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन जो फोरम था, उनकी 12 रेंज कंट्रीज की एक बैठक हुई थी, जिसमें ये चर्चा हुई कि हमें एक बिग कैट जो कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज स्नो लेपर्ड को भी संरक्षित करना है। तो उसमें जो भी विश्व में जो 12 कंट्रीज ने जब एक एग्रीमेंट साइन किया इसको संरक्षित करने का, तो उसी के उपलक्ष्य में 2014 से ये स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाए जाने का सिलसिला चल रहा है। जी। तो स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में पैंथेरा उनसिया भी कहते हैं, तो उसके संदर्भ में आज ये दिवस मनाया जा रहा है। जी। और तो अपर्णा जी जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति इस समय हिम तेंदुए की क्या है? अगर संरक्षण की बात उठी है तो क्यों उठी, ये थोड़ा हमारे श्रोता भी समझना चाहेंगे इस चीज को। देखिए, ऐसा है कि अभी क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टेरेन में हिम तेंदुआ पाया जाता है, जिसको आसानी से देखा जाना भी मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको घोस्ट ऑफ हिमालय भी कहते हैं। जी। तो बहुत ज्यादा इसकी अभी गणना नहीं हो पाई है, लेकिन जो एक एस्टिमेट जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उन्होंने जो हिमालय में जिन्होंने कुछ रिसर्च की है, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है, तो इन लोगों ने जो जजमेंट किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। यही रीजन है कि इसको वनरेबल कैटेगरी में लाया। अभी एंडेंजर्ड नहीं है। हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आया है। तो अगर उत्तराखंड, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में इसका जो एस्टिमेट है वो लगभग 474 हम कहते हैं हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जो 5 स्टेट्स में है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी एक है। 4 स्टेट्स वो जिसमें सिक्योर हिमालय परियोजना कार्य कर रही है, जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जेफ और यूएनडीपी के सहयोग से और मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है, और अरुणाचल प्रदेश में भी है। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो इसकी संख्या अभी 86 एस्टिमेट लगाया गया है, लेकिन एक्यूरेट अभी हम लोग अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि कितनी संख्या है। तो लेकिन जिस तरह से हमारा अल्पाइन और सब अल्पाइन रीजन, यानी कि चारागाह, क्योंकि हिम तेंदुआ जो है वो 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है, और जिस तरह से ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं, आपने 2013 की आपदा को भी देखा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिमालयी जो जानवर हैं वो नीचे पाए जाते हैं, चाहे भूरा भालू बात करें या ब्लैक बियर की बात करें, तो ये सब लोग जिस तरह से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं खाने पीने की कमी ऊपर हो रही है, और ग्लेशियर्स भी सिकुड़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए इसका मतलब हेल्थ कहीं हैम्पर हो रही है, तो इसका हिम तेंदुए में भी कहीं अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपर्णा जी, हम इसको जैसे कि देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे इकोसिस्टम के लिए, तो बहुत सारे संगठन, सरकार, लोग, समुदाय इसको बचाने के प्रयास कर रहे हैं।
तो किस तरीके की सफलताएं हमें दिख रही हैं इसमें? देखिए, ऐसा है कि हिम तेंदुए के संरक्षण की अगर हम बात करें तो सरकार ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सिक्योर हिमालय और इस तरह के कई परियोजनाएं भी चल रही हैं। और सरकार लगातार निरंतर रूप से इसमें स्पेशली जो वन विभाग है इस पर कमिटेड है बिल्कुल इस पर कार्य करने के लिए। लेकिन समुदाय की भागीदारी के बगैर जब तक इस पर जन जागरूकता ना हो और उनको ना पता हो कि वो उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष जिस तरह से बढ़ रहा है और जो हमारे गांव या उस नियर बाई क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके जानवरों को या फसलों को ये जो वन्य प्राणी नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एक तरह से उनके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन हम डेफिनेटली वो भी पीड़ादायक है, लेकिन अगर हम उसको देखें कि इसके अलावा हमें ये भी जानने की जरूरत है और समुदाय को भी जानने की जरूरत है आखिर वो नीचे आ क्यों रहे हैं, क्योंकि खाने की कमी हो रही है। तो ये एक तरह से वाइस वर्ड मतलब एक दोनों के लाभ की बात इसमें हमें करनी पड़ेगी कि समुदाय के लिए हिम तेंदुआ कैसे महत्वपूर्ण है या उसका जो इकोसिस्टम कैसे महत्वपूर्ण है और उससे जो हमारे समुदाय को जो नुकसान हो रहा है। तो दोनों ही परतों को अगर हम देखें और दोनों ही पक्षों को जो देखें कि किस तरह से हम इस पे कार्य कर सकते हैं, तो जो सिक्योर हिमालय परियोजना है तो वो हमने देखा कि पहली बात हम कर रहे हैं हिम तेंदुए संरक्षण की। अच्छा। दूसरी हम बात कर रहे हैं आजीविका संवर्धन की, क्योंकि जब तक समुदाय को ये नहीं समझ में आया कि आएगा कि हिम तेंदुआ या उससे संबंधित परिस्थितिकी तंत्र उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, लाइक नेचुरल रिसोर्स। अगर आप देखिए पूरा पानी का स्रोत जो है वो ऊपर ही है, हमें वहीं से पानी मिल रहा है। अगर हम देखें कि जैसी जड़ी बूटियां हैं, ये चारागाह, ये सब लोग हम लोगों को जो हमारे भेड़ बकरी पालक जो होते हैं जो लेकर जाते हैं तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये धीरे धीरे अगर चारागाह खत्म होने लग जाएंगे और अब ट्री लाइन कहा जाता है चारागाहों को, यानी कि जहां पर पेड़ों का सतह खत्म होती है उसके बाद चारागाह शुरू होते हैं। तो अगर ये ट्री लाइन ऊपर चली जाएगी तो कैसे ये अपने पशुओं को चारा खिलाएंगे, एक तरह से उनको चराने ले जाएंगे। तो लोगों की आजीविका और स्नो लेपर्ड दोनों को ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान की स्थितियों में देखें तो किस तरीके के ऐसे प्रयास जो सामुदायिक स्तर पर स्नो लेपर्ड को संरक्षण के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, तो उन पर अगर हम ध्यान दें तो वो किस तरीके के चल रहे हैं भी? देखिए, संरक्षण में सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्नो लेपर्ड की संख्या कितनी है, हिम तेंदुए एक्चुअली हमारे पास हैं कितने। तो इसमें भारत सरकार ने जो वैश्विक रूप में एक स्नो लेपर्ड की जनगणना हो रही है उसको लेते हुए भारत सरकार ने भी पिछले साल 23 अक्टूबर 2019 में स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया स्पाई करके आपका जनगणना का एक इनॉग्रेशन किया था, उसका प्रोटोकॉल का। और अब इस वर्ष से उसकी गणना शुरू हो रही है। तो पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे स्नो लेपर्ड हैं कितने। फिर आती है कि स्नो लेपर्ड किस पे निर्भर हैं। उनके निर्भर होने के लिए हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे ब्लू शीप यानी भरल जो हर्बीवोर्स हैं वो उनको खाता है, और हर्बीवोर्स हमारे खाते हैं आपके घास और इन सब चीजों को, पेड़ पौधों को। तो संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है कि खाली हम जानवर की बात ना करें, हम सिर्फ वन्य जंतु की बात ना करें, बल्कि उसके पूरे परिप्रेक्ष्य को संरक्षित करें। यानी कि उसके संरक्षण के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ उनका जो हैबिटेट है उसमें कोई डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, उसमें कोई ह्रास तो नहीं हो रहा है। तो हमें उसको भी बिल्कुल पूरी श्रृंखला को हमें समझना होगा और उसको बचाए रखना होगा। और जनता की भागीदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे जो अवैध शिकार बढ़ रहा है, जो कुछ ऐसे जो लोग आ रहे हैं जो धीरे धीरे वो वहाँ की जो वनस्पतियों को चुरा के, अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्नो लेपर्ड का जो क्षेत्र है वहाँ पर दारमा ब्यास जो पिथौरा मुंशियारी वाला एरिया आता है, और वहाँ पर कीड़ा जड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है या उसकी वो महत्वता है पूरे इकोसिस्टम में। लेकिन जिस तरह से उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है बहुत ही रफली और उसके साथ पूरा ह्रास किया जा रहा है और उसका फिर इलीगल ट्रेड हो रहा है, तो अवैध जिसे कहते हैं उसका बिक्री की जा रही है, तो उसमें भी हमें जागरूकता लाने की जरूरत है कि ये सब कुछ उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके संरक्षण के लिए। जी अपर्णा जी, बिल्कुल। तो आखिरी में हम आज के दिन को अगर समेट के देखें और दो शब्दों में हम कहना चाहें कि हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए कोई दो चीजें आपके अनुभव के आधार पर, वो क्या कहेंगे अपर्णा जी? मुझे लगता है कि हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि
हमारे अंदर हम सारे समाज में ये जागरूकता होने की जरूरत है कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या उसकी परिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मतलब मानव जाति के लिए। और दूसरा ये है कि इसके जो जितना भी ये इलीगल ट्रेड वगैरह हो रहा है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष को भी कम किया जा सकता है, साथ साथ हम उसके इलीगल ट्रेड को भी कम कर सकते हैं। एक में पॉइंट मुझे लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारे लेह की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हिम तेंदुआ विंटर टूरिज्म, यानी उन लोगों को पता है कि ये हिम तेंदुआ हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा टूरिज्म यानी कि हमारा व्यवसाय उनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उत्तराखंड में भी अगर इसका जिसको हम डेफिनेटली प्रोजेक्ट की तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं कि शुरू किया जाए, तो उसमें उत्तराखंड में भी हम किस तरह से उसको लिंक कर सकते हैं ताकि समुदाय भी उसको संरक्षित करने में जनता का और सरकार का सहयोग दे। जी, तो अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत कम समय में बहुत सारे विषयों पर हमारे श्रोताओं को इस बारे में समझ बनाने में मदद करी कि हम किस तरीके से आज के दिन को हिम तेंदुआ संरक्षण दिवस के रूप में देखें। तो अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कुमाऊं वाणी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।